नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। जयराम रमेश यूपीए की सरकार के दौरान इन्वायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं और ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज संबंधित जो नेगोशिएशंस होती हैं उनमें भी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये सब एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एनजीटी के बारे में आर्टिकल आया क्यों है। देखो, कल यानी 18 अक्टूबर को 10 साल पूरे हो गए एनजीटी को बने। तो शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उन मिनिस्ट्रीज में आती हैं जिन मिनिस्ट्रीज का काम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, मतलब मुश्किल है, काम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को देखो, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, कोस्ट, इन सब को तो प्रोटेक्ट करना ही होता है। बट इन सब को प्रोटेक्ट करने के अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंट संबंधित केसेस से भी डील करना होता है। इसीलिए एनजीटी का निर्माण हुआ था। तो ये सब बोला जाता है आर्टिकल के द्वारा इंट्रोडक्शन में। अब क्वेश्चन उठता है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास इन्वायरमेंट संबंधित बहुत सारे केसेस जा रहे थे। केसेस ना सिर्फ संख्या में ज़्यादा थे बल्कि इन्वायरमेंट संबंधित जो केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वायरमेंट केसेस में आपको साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करना होता है, टेक्निकल असेसमेंट करनी होती है ताकि आप सही फैसला कर सको। बट देखो, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या किया, एक दिन डिसाइड कर लिया फ्राइडे, और एक बेंच डेजिग्नेट कर दी, फॉरेस्ट बेंच। सुप्रीम कोर्ट की ये फॉरेस्ट बेंच हर फ्राइडे को बैठती थी और इन्वायरमेंट संबंधित मैटर्स की सुनवाई करती थी। लेकिन देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, इन्वायरमेंट संबंधित केसेस की जो संख्या है बढ़ती जा रही थी और केसेस की पेंडेंसी भी बढ़ रही थी। बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, इवन देश के वेरियस हाई कोर्ट्स में भी इन्वायरमेंट संबंधित मैटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मदद की जा रही थी कुछ कैपेबल ऑफिसर्स के द्वारा और एक्सपर्ट्स के द्वारा, लेकिन केसेस की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी बेंचेस ने ये ओपिनियन व्यक्त की थी कि अलग से एक इन्वायरमेंट कोर्ट होनी चाहिए, जैसे एमसी मेहता ईटीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जजमेंट में जो कि आई थी 1986 में। उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस पी.एन. भगवती, इन्होंने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, कन्फ्लिक्ट अवर नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनमें जैसा हमने डिस्कस किया, साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करना, टेक्निकल डेटा को एसेस करना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह सजेस्ट किया गया था जस्टिस पी.एन. भगवती के द्वारा कि रीजनल बेसिस पे इन्वायरमेंटल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, जिसमें एक प्रोफेशनल जज होगा और 2 एक्सपर्ट्स होंगे इकोलॉजिकल साइंस रिसर्च ग्रुप के। इसके अलावा 1999 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंडमार्क एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर एम.वी. नायडू जजमेंट में यह कहा गया था कि इन्वायरमेंट कोर्ट इस्टेब्लिश करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उस इन्वायरमेंट कोर्ट में जज और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कॉम्बिनेशन हो। बिल्कुल उस कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल की जा सके सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है। यह बात बोली गई थी 1999 में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो धीरे धीरे एक्शन लिया। 1995 में नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद नेशनल इन्वायरमेंट एपीलेट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी 1997 में, बट इन्होंने ठीक से काम नहीं किया। अंत में आके 2010 में एनजीटी एक्ट की सहायता से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि स्पेशलाइज्ड बॉडी है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से संबंधित केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए। इंडिया देखो
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां पर अलग से स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया है, और इवन पहला डेवलपिंग कंट्री है। ऐसा कोई भी डेवलपिंग कंट्री नहीं है जिसने अभी तक स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट को इस्टेब्लिश किया हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की देखो टोटल 5 ब्रांचेस हैं। कहाँ पर? एक भोपाल में है, दूसरी पुणे में, तीसरी न्यू दिल्ली में, चौथी कोलकाता में, 5वीं चेन्नई में। और न्यू दिल्ली में तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है, मतलब जो हेड ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है। अब देखो जो केसेस एनजीटी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित। 31% केसेस होते हैं पोल्यूशन से संबंधित। ये डेटा पता कहाँ काम आता है? आजकल यूपीएससी इसी प्रकार का डेटा प्रीलिम में दे देती है और क्वेश्चन पूछ लेती है। तो बस आप एक काम ये कीजिए, जब भी आप एडिटोरियल डिस्कस करो या फिर आप कुछ भी पढ़ो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। इससे धीरे धीरे समझ विकसित होती जाती है। एक बार नज़र मार लिया, बाद में कहीं ना कहीं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आ जाती है। उसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो एनजीटी काफ़ी इफेक्टिव बॉडी साबित हुई है। जब से एनजीटी बनी है बहुत सारे लीगल प्रैक्टिशनर हैं जो अब इन्वायरमेंट संबंधित केसेस में वकालत करने लगे हैं। काफ़ी बड़े फॉरेस्ट लैंड एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है एनजीटी के द्वारा, और बहुत सी पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन संबंधित एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाई गई है मेट्रो सिटी में और इवन छोटे छोटे टाउन्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट, इवन वो ऑफिशियल्स जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे थे, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के प्रति लापरवाह थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है एनजीटी के द्वारा। इवन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स को रिस्टोर किया गया है, और जो प्रिंसिपल होता है कि भैया जो पोल्यूशन करेगा वही प्राइस पे करेगा, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को भी लेटर एंड स्पिरिट में यानी इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है एनजीटी के द्वारा। अब इसके बाद बात की जाती है चैलेंजेस की। चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़े हैं एनजीटी को? शुरुआत में देखो जब एनजीटी बनी थी तो बहुत सारे आरोप लगे थे एनजीटी पे। कुछ एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये तो एक ट्रिब्यूनल बन के रह जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इशारे पर काम करेगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो ग्रीन है, ये ग्रीन क्या करेगा, ये बड़े बड़े पोल्यूशन फैलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को हरी झंडी देने का काम करेगा। इवन मद्रास हाईकोर्ट ने तो एक पिटीशन आई थी कि ये जो एक्ट है एनजीटी एक्ट 2010 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पिटीशन पर नोटिस भी जारी कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे एनजीटी ने अच्छी जजमेंट्स दी और एनजीटी की रिस्पेक्ट कायम होने लगी। जैसे 2 एग्जांपल्स हैं, आप दे सकते हो। एनजीटी की जो साउदर्न बेंच है, इस बेंच ने इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया था। इवन गंगा किनारे शिवपुरी से ऋषिकेश के बीच में जो अम्यूजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं टूरिज्म संबंधित, उनको सस्पेंड कर दिया गया था एनजीटी के द्वारा। तो ऐसी कुछ अच्छी जजमेंट्स एनजीटी के द्वारा दी गई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन चैलेंजेस की बात हम कर रहे थे। जैसे देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को सरकार के द्वारा कमज़ोर किया गया है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करके हाल ही में ऐसा एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। उसी प्रकार से एनजीटी में जो मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रयास किया एनजीटी में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके क्राइटेरिया को डाइल्यूट किया जा सके, बट सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रयास को सस्पेंड कर दिया। बट देखो एनजीटी के सामने चैलेंजेस अभी भी हैं। जैसे बेंचेस अभी भी एनजीटी की काफ़ी कम हैं, 5 बेंचेस हैं। एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी एनजीटी की बेंचेस होनी चाहिए। एनजीटी में मेंबर्स की जो वैकेंसी है बहुत समय तक खाली पड़ी रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जल्दी से फिल करती नहीं है। दूसरे चैलेंजेस की बात करें, वैसे देखो एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इन्वायरमेंट संबंधित जो केसेस होते हैं उनकी जल्दी सुनवाई हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। क्या ऐसा हुआ? नहीं।
अभी भी देखो एनजीटी के सामने भी केसेस की जो पेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो भैया फिर फायदा क्या हुआ? आपको इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया था ना, केस पेंडिंग ना रहे, बट पेंडेंसी तो बढ़ रही है। नेक्स्ट देखो, जो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं एनजीटी में वो कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे फॉरेस्ट संबंधित कोई एक्सपर्ट होगा एनजीटी का मेंबर, लेकिन जो एनजीटी के मेंबर होते हैं ना, उन्हें पूरे इन्वायरमेंट की जानकारी होनी चाहिए, पोल्यूशन की भी, वाइल्ड लाइफ की भी, इन्वायरमेंट की भी, सिर्फ एक एस्पेक्ट की नहीं। जो एक्सपर्ट हो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो, वो पूरे इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म या चैलेंज, जो एनजीटी एक्ट 2010 है वो देखो ये प्रोविजन करता है कि एनजीटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 और कई सारे दूसरे स्टेट लेजिस्लेशंस, इन पर सुनवाई नहीं कर सकता। इन एक्ट से संबंधित कोई केस आएगा तो एनजीटी उनकी सुनवाई नहीं कर सकता। इसके बाद एनजीटी का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देखो ऐसी है कि ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स या फिर इररिलेवेंट जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो ज़्यादा अपॉइंट होते हैं एनजीटी में। जैसे कि हाई डिग्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, इन सब को प्रायोरिटी दी जाती है। बट इकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, सिविल सोसाइटी या फिर एनजीओ से संबंधित जो लोग हैं वो एनजीटी का मेंबर नहीं बन पाते। अब लास्ट में कंक्लूजन की बात करें, देखो अब एनजीटी का अगला डेकेड स्टार्ट होने वाला है, मतलब 10 साल तो पूरे हो चुके हैं, अब अगला डेकेड, अगला दशक एनजीटी का स्टार्ट होने वाला है। तो आवश्यकता यही है एनजीटी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना जारी रखे। बेशक इससे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस पैदा हो सकती है, बट इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए एनजीटी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एनजीटी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।